नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। हमारी हरियाणा पीटी एग्जाम सीरीज चली हुई, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आ गया हूं, जिसमें हम आज कवर करेंगे हमारी किन्सियोलॉजी का पार्ट शुरू हो रहा है। हमने जो है टूर्नामेंट्स को कंप्लीट किया था कल के वीडियो में। आपका कहीं पे कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दें उस वीडियो के नीचे, बाद में रिवीजन के टाइम वो सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए जाएंगे, आपके बेफिक्र रहें। आज हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी में दरअसल हम जो साइंस होती है, जो स्पोर्ट्स में जो साइंस अप्लाई होती है, उसको थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और जो है आप साथ बने रहें, एक एक चीज़ को मैं कोशिश करूंगा इजी वे में बताने की, और पीटीआई एग्जाम ओरिएंटेड बातों को कवर करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम न्यूटन को पढ़ेंगे, न्यूटन के लॉ जो है साइंस के। इसके अलावा लीवर्स को आपका पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बेसिक से कुछ एक बातें कवर करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, बने रहे साथ। सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है दरअसल किन्सियोलॉजी है क्या। देखो, कोई भी चीज होती है ना, उसके पीछे साइंस काम करती है। तो उस पूरे सिस्टम को समझने के लिए इस चैप्टर को हमारे लिए जानना जरूरी है। कोई खिलाड़ी ट्रैक के ऊपर दौड़ रहा है, हमें ये पता करने के लिए कि वो किस फोर्स से दौड़ रहा है, कैसे, कितनी स्पीड से, अगर उसको दौड़ना कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो सारी चीज इसके अंदर स्टडी की जाती है। दरअसल किन्सियोलॉजी है क्या? सब दो चीजें हैं। किन्सियोलॉजी को हिंदी में प्राणी गतिकी बोलोगे आप, और बायोमैकेनिक्स को बोलोगे यांत्रिकी विज्ञान हिंदी में। ठीक है, प्राणी गतिकी क्या है, इसका नॉर्मल मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका हिंदी मीनिंग आप देखोगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, काइनेसिस, काइनेसिस और लोगस। काइनेसिस का क्या मतलब है? गति। काइनेसिस का क्या मतलब है? गति। लोगस का मतलब अध्ययन। इसका मतलब यही है, गति का अध्ययन करना, गति का अध्ययन करना। इसका मतलब इतना बर है किन्सियोलॉजी का, दो टुकड़ों में जब ये इसको बांटोगे आप तो किस क्या बनेगा? इसको गति का अध्ययन। और ये किस भाषा से लिया गया शब्द? एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे सिर्फ। किस भाषा का ये शब्द है? किस भाषा का ये शब्द है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा से लिया गया भाई ये शब्द किन्सियोलॉजी। किस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, किन्सियोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और इसके फादर किसको बोला जाता? किन्सियोलॉजी के पिता किसको बोला जाता? अरस्तु को। अरस्तु। अरस्तु हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। अरस्तु जो है किससे रिलेटेड है? किन्सियोलॉजी का फादर इसको बोला जाता है, अरस्तु को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात हम समझ गए, इसके दो, एक तो ग्रीक भाषा से लिया गया, दूसरा इसका अर्थ क्या है? दो टुकड़ों, दो शब्दों से मिलकर बना है, काइनेसिस प्लस लोगस से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या है काइनेसिस का? लोगस। और काइनेसिस का मतलब गति, और लोगस का मतलब क्या है? अध्ययन करना, गति का अध्ययन करना। और इसका फादर अरस्तु को बोला जाता है, ग्रीक भाषा से लिया गया। तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखने में। ठीक है, इसके बाद किन्सियोलॉजी दरअसल है क्या? प्राणी गति की, गति का अध्ययन करना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की गति का अध्ययन किया जाता है, मानव शरीर की गति का अध्ययन किया जाता है, वहां पे आएगा ऑप्शन में किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, कुछ इस तरह के नाम आएंगे, तो वहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? किन्सियोलॉजी के साथ हमें जाना है। प्राणी विज्ञान मतलब उसमें मानव भी आ गया भाई। मानव गति का अध्ययन किस में किया जाएगा? किन्सियोलॉजी में। मानव गति का अध्ययन किस में किया जाएगा? किन्सियोलॉजी के अंदर। इसमें अध्ययन किया जाता है कि हम गति में जाते कैसे, हम गति उत्पन्न कैसे होती है हमारे अंदर, वो सारी चीजें। इसके अंदर बॉडी के उन पार्टों का अध्ययन किया जाता है जो हमारी गति उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपकी मसल्स हैं, मसल्स, आपकी मसल्स हैं, जैसे मसल्स हैं, बोन्स हैं, या जो भी इंटरनल फोर्सेस लग रहा है आपका, वो सारे फोर्स, जो इंटरनल एनर्जी आपकी यूज हो रही है, मसल्स, ठीक है, बोन्स, सब कुछ जो भी आपके इंटरनल बॉडी के पार्ट गति उत्पन्न करने में हेल्प कर रहे हैं आपकी, वो सारे, उन सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा? किन्सियोलॉजी में। ठीक है, दो तरह का फोर्स होता है भाई, अब जिक्र आ गया ना, किन्सियोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो। एक होता है आपका आंतरिक फोर्स, आंतरिक, आंतरिक फोर्स और बाहरी फोर्स। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में।
मसल्स द्वारा उत्पन्न किया गया फोर्स कौन सा है, वो आंतरिक फोर्स होता है। जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट जो फोर्स उत्पन्न करेंगे वो होता है आंतरिक, मतलब मसल्स द्वारा उत्पन्न किया गया लगाया गया बल, वो कौन सा हो गया आंतरिक। बाहरी बल कौन सा होता है, जो बाहरी बल मतलब घर्षण बल है, घर्षण बल है, ठीक है, आपका वायु का प्रतिरोध है, ये सारे ये क्या है, बाहरी बल है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा एक वर्ड है प्राणी यांत्रिकी विज्ञान, प्राणी यांत्रिकी विज्ञान, किन्सियोलॉजी, प्राणी यांत्रिकी विज्ञान। ये क्या होता है, इसके अंदर उन फोर्सेस का अध्ययन किया जाता है, इंटरनल का तो किया ही जाता है आपका, साथ में एक्सटर्नल वो उपकरण जो प्राणी गति उत्पन्न करने के साथ प्रयोग करता है, जैसे गेम के आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है या घर्षण बल है जो बाहरी बल लगता है, ठीक है। मोटा मोटी मैं समझा देता हूं आपको। इसमें तो क्या किया जाता था, शरीर के उन सिस्टम्स का अध्ययन किया जाता है जो गति उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बोन्स होगी या आपकी मसल्स होगी या जॉइंट हो गया आपके, ठीक है, या मैं बताऊं आपको शरीर की बनावट कैसी आपकी, ठीक है, उन सब का अध्ययन। इसमें क्या किया जाएगा, इंटरनल फोर्सेज के साथ साथ जो बाहरी फोर्सेज हैं, जो बाहरी इक्विपमेंट है, जो बाहरी साधन यूज किए जाते हैं गति के, उनका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, जो आपके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट क्यों ना हो। समझ गए दोनों बात। इसके बाद कई बार इनकी इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है भाई, एग्जाम में दे दिए जाते हैं आपको, 4 ऑप्शन का देते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कौन सा प्राणी गति और किन्सियोलॉजी का महत्व नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो देख लेते हैं, मैं आपको महत्व बता देता हूं इंट्रोडक्शन के रूप में। आज हम इस चैप्टर को कर रहे हैं, आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा। पहला ही बेनिफिट क्या होता है इसके अध्ययन का, प्रदर्शन में सुधार, प्रदर्शन में सुधार, क्योंकि हमें पता लग जाता है पूरे इन दोनों के अध्ययन से खिलाड़ी में कहाँ वीकनेस है, भाई उसका बॉडी का कोई पार्ट ज्यादा एनर्जी को वेस्ट तो नहीं, उसका भागने का तरीका कैसा है, ठीक है, और वो भागने की बेटर तकनीक कौन सी, क्योंकि इसके अंदर यही तो रिसर्च किया जाता है ना, कम फोर्सेज के साथ बेटर वे में परफॉर्मेंस देना, ठीक है। तो प्रदर्शन में सुधार में आपकी ये हेल्प करती है किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का अध्ययन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका बनेगा खेल उपकरणों के सुधार में सहायक, खेल उपकरणों के सुधार में सहायक, सुधार में सहायक, खेल जो उपकरण होते हैं उनके सुधार में सहायक कैसे है, जो बॉडी मानव शरीर की जो बॉडी बनी होती है उसके अनुरूप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को तैयार किया जाता है। हमने पढ़ा क्रिकेट के अंदर बल्ले की लंबाई 38 इंच होती है, वो 38 इंच क्योंकि वो 58 इंच क्यों नहीं की, ये सारा कमाल इसी का है कि परफेक्ट साइज बनाया जाता है जो इजी वे में यूज हो उसके, समझ गए। तो खेल उपकरणों में समय समय पे सुधार किया जाता है, जैसे बॉल, क्रिकेट में बैट्समैन हेलमेट पहनता, वो किसकी खोज थी, सुरक्षा कैसे की जाए, ठीक है। तो वो सब कुछ जो है ना इसी से किया जाता है, इन सब के अध्ययन से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन स्पोर्ट्स स्किल, जो खेल की जो कलाएं होती हैं, विशिष्ट जो टेक्निक्स होती हैं उनके अंदर सुधार होता है, क्योंकि तकनीकों में सुधार, क्योंकि क्या होता है जब इन सब का अध्ययन किया जाता है तो प्लेयर्स को पता लगता है कि वो किस स्किल में कितनी एनर्जी वेस्ट करा, उससे बेटर वे में कोई तकनीक करना वो इन सब के अध्ययन से ही जो है सीखता है। जैसे भागते टाइम हाथ ऐसे रहना चाहिए साइड में, किसी के ऐसे जा रहे होंगे तो वो हवा को नहीं काट पाता प्रॉपर। तो ये सब किसका कमाल है, किन्सियोलॉजी का, कि हवा के फोर्स को कैसे कम किया जाए, समझ गए। फिर आप देखते हो कि बहुत सारे हिल ट्रेनिंग भी करके आते हैं बहुत सारे एथलीट, तो वो इसी का कमाल होता है, उन्हें पता चलता है कि ऊपर चढ़ेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जब समतल जमीन पे दौड़ेंगे तो उतना फोर्स वहां पे नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये सारा कमाल किसका होता है, आपका किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, खेल उपकरण जो होते हैं वो सुरक्षात्मक उपकरणों का निर्माण करना। जो सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं आपके, सुरक्षात्मक कौन से, मैंने हेलमेट का उदाहरण दिया ना आपको, पैड, क्रिकेट में जो भी, जैसे आपके गोलकीपर होते हैं वो हॉकी में पूरा सेफ्टी के साथ खेलते हैं, वो भी किसका कमाल है, किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का ही, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, टॉपिक हमारा किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखें तो भी। इसके बाद खेल चोटों से बचाओ, खेल में होने वाली इंजरियों से आप बच सकते हो, कैसे, क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की खोज होगी, जो सुरक्षात्मक उपकरणों की खोज कर ली, पता चल गया अकॉर्डिंग टू साइज,
अब किसी का सिर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो उस प्रकार से उन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का निर्माण करना, भाई क्रिकेट में बॉल हेलमेट के अंदर से नहीं जाए उस प्रकार से उसका निर्माण करना, समझ गए। इसके बाद क्या हो सकता है, प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना, प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना। ये कौन से कारक हैं, जैसे जो बाहरी फोर्स हैं, भाई जूतों का निर्माण कैसे हो, भाई कम से कम जो जैसे स्पाइक्स होते हैं उनके नीचे कील लगी होती है ना, कि एथलीट जो है जब आगे कदम रखे तो पीछे फिसले ना, ठीक है, उस प्रकार से उन सारी चीजों का जो है इसी के अंदर अध्ययन किया जाता है। प्रदर्शन में सुधार, भाई टूर्नामेंट करवाया जाए इस टाइम पे हवा की गति कितनी हो, उस प्रकार से बॉल जो होती हैं जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उनके अंदर हवा कितनी रखी जाए जिससे प्रॉपर जो है रिजल्ट आ सके, समझ गए। इसके बाद खेल प्रदर्शन का मूल्यांकन, खेल प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायक। खेल प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे, खेल प्रदर्शन का मूल्यांकन जो खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस दी वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रकार से उसका इवैल्यूएशन करना, ठीक है, भाई हवा की गति कितनी थी या ग्राउंड किस प्रकार का बना हुआ था वहां पे, वो सारी चीजें, ठीक है, जो इक्विपमेंट वो यूज कर रहे थे उसके हिसाब से रिलायबल थे या नहीं, यूजफुल थे या नहीं, सारी चीजें, ठीक है, आप समझ सकते हो। इसके बाद इसके अलावा रिसर्च में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये नई चीजें खोजने में हेल्प कर सकते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो ये कुछ एक थे आपके जो इसकी इंपॉर्टेंस है इन दोनों की, वो किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की, प्राणी गति विज्ञान और प्राणी यांत्रिकी विज्ञान, हमने दोनों को जान लिया, बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। इसके बाद भाई न्यूटन हुआ है एक साइंटिस्ट, उसने गति के 3 नियम दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तो यही आ सकते हैं आपके। सबसे पहला नियम न्यूटन ने कौन सा दिया, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम नंबर 1। नंबर 2 त्वरण का नियम, त्वरण का नियम इजी लैंग्वेज में बताऊंगा भाई, जमा एक एक लाइन में तीनों बता दूंगा। और दूसरा है आपका प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। देखो भाई सबसे पहले तो हमने सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ठीक है। 2 इससे पहले हमने नियम पढ़े थे थार्नडाइक के लर्निंग में, थार्नडाइक के पढ़े थे ना 3 नियम, लर्निंग के भी 3 होते हैं और गति के भी 3 नियम है, गति। तो गति के 3 नियम किसने दिए आपके, न्यूटन ने, और लर्निंग के किसने दिए थे आपके, वो दिए थे थार्नडाइक ने। तो जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और एक्शन टू रिएक्शन, लॉ ऑफ रिएक्शन भी इसको बोल सकते हो आप, लॉ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक आज का, इसके बाद नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है। जड़त्व का नियम, भाई न्यूटन का मानना था कोई चीज स्थायी है या एक समान गति में है, वो तब तक स्थायी या एक समान गति में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे, बाहरी फोर्स काम ना करे। जैसे कैसे, भाई कोई बॉल पड़ी है, जब तक आप उसको किक नहीं मारोगे फुटबॉल को वो वहीं रहेगी। इसके बाद ये उदाहरण हो गया, कोई चीज स्थायी वो स्थायी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। इसके बाद कोई एक समान गति से कोई चीज जा रही है, वो तब तक उसी एक समान गति में जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल है, यहां पे आपने किक लगाई, फुटबॉल चल पड़ी, लेकिन उसके ऊपर जमीन का घर्षण काम करता है और वो कुछ देर जाके रुक जाती है, मतलब वो एक समान गति में जा रही थी लेकिन बाहरी फोर्स लग गया घर्षण, तो वो स्टॉप हो जाती है, समझ गए। मतलब कोई भी वस्तु एक समान गति में रहेगी और या एक जगह स्थायी रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। फुटबॉल को आपने किक मारा, वो बाहरी फोर्स आपने लगाया उसके ऊपर किक, तो वो गति में होगी, गति में वो जा रही थी एक समान, लेकिन जमीन के घर्षण ने क्या किया, उसको स्लो डाउन कर दिया, रोक दिया, एक जगह जाके वो रुक जाती है, समझ गए। ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है, समझ गए नहीं इतना मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा कुछ ना इसमें समझाने का, ठीक है। चाहे कोई भी आप स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट ले सकते हो, फुटबॉल ले सकते हो। इसके बाद लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, भाई सिंपल सी बातों बताऊंगा, कोई भी चीज एक दिशा में जा रही है,
अगर आपको उस जैसे फुटबॉल इस दिशा में जा रही है, आप यहां खड़े हो, फुटबॉल आ रही है, अगर आपको इसकी स्पीड और बढ़ानी है तो क्या करोगे, उधर चलती हुई को और किक मार दोगे। ये होता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का, मतलब एक्सेलरेट करना। कोई चीज एक तरफ जा रही है, उसको और उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए उसी दिशा में किक मार देना, ठीक है, और उसके फोर्स इक्वल लगाया जाता है उसके वेट के। ये नहीं भाई कोई अपना शॉट पुट होता है 7.5 किलो का, 260 का, वो उधर किसी ने फेंका, वो जा रहा है, उसको आप किक मारोगे तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी। मैं तो कोई वस्तु, अगर कोई स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, कोई भी चीज है जो एक गति में एक दिशा में जा रही है, अगर आपको उसको और ज्यादा एक्सेलरेट करना तो उसी दिशा में और फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ये है आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। समझ गए इजी लैंग्वेज में? कल थोड़ा और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता, थोड़ा थोड़ा समझिए इसको। तीसरा है लॉ ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या है, कोई भी जो चीज एक्शन होता है उसके पीछे रिएक्शन होता है, उसके बाद रिएक्शन होता है भाई, ठीक है। कैसे? आपके पास बास्केटबॉल देखी होगी आपने, आप उसको जितना जमीन पे नीचे तेज मारेंगे उतना ही जल्दी ऊपर जंप करती है वो, समझ गए? ये होता है लॉ ऑफ रिएक्शन। जैसे आप दौड़ते हो, हम जब दौड़ते हैं तो ट्रैक को जब पुश करते हैं नीचे की तरफ, ट्रैक हमें आगे की तरफ धकेलता है, हालांकि हम महसूस नहीं कर पाते कि हम उसको धकेले। लेकिन हम जब उठते हैं, जैसे बैठे हम चेयर के ऊपर, उठेंगे तो क्या करेंगे, जमीन को नीचे की तरफ पुश करते हैं, फिर हम ऊपर उठ पाते हैं। हम फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, फिर हम उसके विपरीत जो है काम करते हैं, समझ गए? ये होता है एक्शन टू रिएक्शन। आज इतना ही भाई, ना समझ में आओ तो बता दियो, कल फिर इसको कवर कर लेंगे। तीनों ही नियमों को थोड़ा डीपली मैं आपको बता दूंगा विद एग्जांपल्स। मैं आज ज्यादा लोड नहीं दूंगा, कॉमन सी बातें मैंने बताई, किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स क्या है, फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस को जाना, और फिर हमने जो है जड़ता, ये न्यूटन के 3 लॉ को पढ़ा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो हमने इंट्रोडक्शन के रूप में करवा दिया। और नेक्स्ट जो पार्ट बनेंगे ना 12-13 जितने भी पार्ट, उसमें फिजिकल पूरी हो जाएगी पीटीआई लेवल की, और ज़्यादा डीपली नहीं। बाकी अगर 23 को एग्जाम होता है तो हमारे पास 20 दिन बच जाएंगे, क्योंकि मैं 20 अगस्त तक ही करवाऊंगा अगर एग्जाम 23 को होगा, क्योंकि रेस्ट इज बेस्ट, नियर दैट रेस्ट, उसका रीजन भी मैं बता दूंगा। 20 दिन में टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेट चला दूंगा, ठीक है। शाम को एक स्पेशल गेम का आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज, और सुबह मिलेगी टॉपिक वाइज जो हमारा डिस्क्रिप्टिव उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज, और सारे ही क्वेश्चन जो है ओरिजिनल होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो वो मैं आपको स्पेशली जो है प्रोवाइड करवाऊंगा ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। इस महीने में अगस्त से हमारी सीरीज चलेगी। शाम को आपका रहेगा गेम्स की मार्किंग से रिलेटेड, और पूरा 20 दिन चलेगा, चाहे गेम्स की मार्किंग दोबारा रिवाइज करवानी पड़े मेरे को, ठीक है। तो ये रहेगा पूरा सीक्वेंस। और इसके अलावा कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दिया करो, कहीं पे भी आपको मिस्टेक लगे तो बता दिया करो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है भाई, गलतियां होंगी। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी की बुक जिसको आप ऑथेंटिसिटी की मानते हो, उसमें कुछ और दिया होता है, आप उसको ठीक मान के चलते हो। तो उसी प्रकार से आप जब मेरे सामने कुछ रखोगे तो मैं उसके ऊपर उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।